इस बार किसकी सत्ता, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का आज ऐलान, और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दोपहर 3:30 बजे का वक्त जब चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर खबर है। आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर खबर है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जबकि झारखंड की 81 सीटों पर तारीखों के ऐलान को लेकर भी खबर है। और जिस तरीके से चुनावी समर को देखते हुए लगातार तैयारियां चल रही हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 3:30 बजे का वक्त जब महाराष्ट्र की 288 सीटों पर चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान, और झारखंड की 81 सीटों पर तारीखों के ऐलान को लेकर भी इस वक्त खबर है। सीधे हमारे सहयोगी रजनीश रंजन का हम रुख करते हैं। रजनीश, क्या खबर है इस बारे में, क्योंकि चुनावी समर को देखते हुए आज का दिन महत्वपूर्ण और तारीखों का ऐलान अब से थोड़ी देर बाद। बिल्कुल, देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का ऐलान आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग करेगा। जानकारी चुनाव आयोग की ओर से दे दी गई है। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 3:30 बजे के तुरंत बाद झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। जब अभी 2 राज्यों में चुनाव हुए थे, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, उस वक्त ही ये उम्मीद की जा रही थी कि इन 2 राज्यों में भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग कारण चुनाव आयोग की ओर से दिए गए थे। और तभी ये माना गया था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसी सप्ताह में चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग का फुल बेंच जो है दोनों राज्यों का दौरा कर चुका है। तमाम जो सुरक्षा से संबंधित एजेंसीज हैं उनसे मुलाकात हो चुकी है। गृह मंत्रालय और जो जहां से पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, उस पर पूरा कन्विंस होने के बाद चुनाव आयोग को ये तारीख समझ में आई है। और चूंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होना है, झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म करना है, तो एक संवैधानिक बाध्यता भी चुनाव आयोग के पास है और इसीलिए ये तारीख की घोषणा आज होने जा रही है। 3:30 बजे फुल बेंच इलेक्शन कमीशन आएगा और दोनों ही राज्य, चूंकि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं विधानसभा चुनाव की और झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर चुनावों के दौरान हिंसा की खबरें लगातार पिछले कुछ सालों में आती रही है, तो ये माना जा रहा है कि दोनों राज्यों में 2 या उससे ज़्यादा चरण में चुनाव हो सकते हैं। एक अहम जानकारी ये भी है कि 8 नवंबर को छठ पूजा संपन्न होगा और झारखंड के लिए छठ पूजा बहुत महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी तादाद में बिहार और झारखंड के लोग रहते हैं जो छठ पूजा के दौरान यहाँ से चले जाते हैं। तो चुनाव आयोग ने जब ये इन तारीखों का ऐलान करेगा तो छठ पूजा को भी केंद्र में रखेगा और ऐसा माना जा रहा है कि पहला चरण 8 नवंबर के बाद हो सकता है। तो त्योहार के हिसाब से तारीखों का ऐलान किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लेटर आपको दिखा रहे हैं। आज प्रेस रिलीज है और मीडिया को इन्विटेशन दिया गया है। इसमें बताया गया है 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 288 सीटें महाराष्ट्र की और झारखंड की 81 सीटें, इनको लेकर चुनावी अनाउंसमेंट होगा, तारीखों का ऐलान होगा। और राजीव हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। राजीव, पिछले 2 चुनावों का ट्रेंड 2014 या 2019 में ये रहा है महाराष्ट्र में कि एक ही फेज में चुनाव हुए हैं, यानी एक ही चरण में चुनाव कराने का ऐलान किया गया है। क्या इस बार भी ऐसा ट्रेंड रिपीट हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से जब तारीखों का ऐलान होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जो स्ट्रेटजी रही है, अगर एक बार में चुनाव होता है तो बीजेपी को उसमें अपना फायदा नजर आता है और इसी वजह से अगर पिछली बार का ट्रेंड देखें तो लगातार एक फेज में चुनाव किए गए। हालांकि महाराष्ट्र में सीटें बहुत ज्यादा है, 288 सीटें, ऐसे में 288 सीटों पर चुनाव आयोग के लिए भी चुनाव कराना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश यही है, यही उम्मीद कर रहे हैं कि लोग एक फेज में चुनाव हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा किस तरह से 5 फेज में चुनाव कराए गए, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो एक फेज में महाराष्ट्र में चुनाव कराने का ऐलान कर सकता है। जी, तो लगातार हमारे सहयोगी निधि इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से आज दोपहर 3:30 बजे का वक्त होगा। और लेकिन सवाल इस वक्त का यही बना हुआ है कि आखिर किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की अपने स्तर पर पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक राजीव पिछले कुछ घंटों पहले हुई है, जहां यह भी साफ हो गया कि आखिर किस तरीके से उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को देखते हुए सभी का दिल्ली में रुख करना और दिल्ली में मौजूदगी और अहम बैठक को लेकर भी राजीव खबरें मिली हैं। बिल्कुल, देखिए, कल एक तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, प्रभारी रमेश चन्नीचला से लेकर नाना पटोले तक, जो प्रतिपक्ष नेता विजय वट्टीवार तक, तमाम लोग दिल्ली में थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी और
खड़गे से मुलाकात की। उसके बाद में देर रात लगभग 8 बजे के आसपास में जब मुंबई पहुंचे तो वहां पर भी महाराष्ट्र कांग्रेस ऑफिस में लगभग 1.5-2 घंटे तक बैठक चली कांग्रेस के नेताओं की। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से भी देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम बड़े नेता जो हैं कल दिल्ली में थे। अमित शाह के साथ उनकी घंटों बैठक हुई, देर रात ही वापस आए हैं। और आज बड़ी खबर यह है कि दरअसल आज महायुति के जो तमाम बड़े नेता है, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये लोग भी दोपहर 2:30 बजे मुंबई में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और उसके बाद में चूंकि इलेक्शन कमीशन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि जो महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें किस तरह की बात जो है महायुति के नेता एकनाथ शिंदे, फडणवीस या अजित पवार रखते हैं, क्योंकि लगभग 1 घंटे के बाद ही वापस इलेक्शन कमीशन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो तैयारियां दोनों तरफ से, दोनों ही गठबंधन पक्ष के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि उनका लगभग 70-80% सीट शेयरिंग की बातें खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, ना ही उम्मीदवार, ना ही सीटें कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं आपस में, लेकिन दावे जरूर किए जाते रहे हैं। बिल्कुल, अपनी पार्टी के अपने अपने दावे हैं। और अब इस बीच चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। आज सबकी नजरें दोपहर 3:30 बजे होंगी जब चुनाव आयोग तारीखों का महाराष्ट्र को लेकर और झारखंड को लेकर ऐलान करेगा। तो महाराष्ट्र की बात बता रहे थे राजीव, झारखंड का रुख करेंगे, 81 सीटें विधानसभा की। लेकिन बड़ी बात यह है, रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, बड़ी बात यह है कि 8 नवंबर को छठ पूजा है और संभवतः तारीखों का ऐलान इसके बाद ही होगा चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए, बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, इलेक्शन कमीशन ने ध्यान रखा भी होगा, क्योंकि दीपावली और दीपावली के बाद छठ की पूजा, तो छठ पूजा बिहार और झारखंड में है। और झारखंड में इसलिए क्योंकि बिहार की बड़ी आबादी बिहारियों की संख्या है झारखंड के सभी जिलों में, लिहाजा निश्चित रूप से चुनाव आयोग यह ध्यान रखेगा कि छठ पूजा के बाद ही जो पहला चरण शुरू हो। कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहती हूँ, आपकी आवाज को ठीक करना होगा, करेक्ट करना होगा ऑडियो इशू को। उससे पहले लगातार इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 3:30 बजे का वक्त होगा जब महाराष्ट्र और झारखंड की सीटों का, इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और जेएमएम सांसद महुआ माझी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है आपका टीवी 9 पर। अब इसी तैयारी को देखते हुए चुनाव आयोग इससे पहले भी कई दिनों तक राज्यों में रह के हालात का जायजा ले चुका है। आज दोपहर 3:30 बजे का वक्त होगा जब तारीखों का ऐलान। तैयारी को लेकर फिलहाल करूंगी सबसे पहला सवाल। जी, तैयारी तो यहाँ पूरी है और हमारी सरकार सालों भर काम करती है, एग्जाम के समय में ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, तो इसलिए इतनी पढ़ाई कर चुके हैं और जनता के बीच लगातार तरह तरह की योजनाएं लॉन्च की हैं। और सिर्फ घोषणा ही नहीं बल्कि उसे धरातल में भी उतारा गया है। और इसके कारण जनता बहुत खुश है और जनता चाहती है कि बार बार यही सरकार आए। इसलिए जनता के बीच तो जाना जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार जाएंगे, चुनाव के पहले चुनाव आया है तो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके बीच काम के सिलसिले में लगातार हम लोग जाते रहे हैं और उनके लिए काम करते रहे हैं। इसलिए इस बार जनता पूरी तरह से हमारे साथ है। महुआ जी, अब पिछले 2 चुनावों में झारखंड में 5 फेजेस में चुनाव हुए थे, तो इस बार भी आपको लग रहा है 5 फेजेस में ही कराए जाएंगे? नहीं, इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1 या 2 चरण में चुनाव हो। ऐसी बातें बार बार आ रही है, मैक्सिमम 2 चरण में चुनाव होंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। क्योंकि हाल ही में हिंसाग्रस्त इलाके काफी रहे झारखंड के और कुछ नक्सल प्रभावित इलाके भी रहते हैं, इस वजह से चुनाव आयोग इस बात पर गौर करता है। फिर छठ पूजा भी है। हाँ, फेस्टिवल को लेकर चिंता जरूर है, क्योंकि अभी सिर्फ दुर्गा पूजा भी संपन्न हुआ है। यहाँ लगातार कई और बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं, दीपावली, छठ है और ऐसे भी बंगाली लोग का लक्ष्मी पूजा वगैरह भी है। तो इसको लेकर पूजा के समय में तो बाधा होती है अगर उस तरह से चुनाव हो तो, लेकिन 2 चरण में मुझे लगता है फिर भी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर क्रिसमस स्टार्ट हो जाता है, एग्जाम्स भी हैं, तो मुझे लगता है 2 चरण में हो जाना चाहिए। शुक्रिया महुआ जी, टीवी 9 से बातचीत के लिए आपका। जेएमएम सांसद महुआ माझी, जिनसे हम बात कर रहे थे कि आज चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आखिर किस स्तर की तैयारी सभी की जा चुकी है। और झारखंड की 81 सीटों पर क्योंकि तारीखों का ऐलान होना है, हमारे सहयोगी रुपेश भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। और रुपेश, अब झारखंड चुनाव को देखते हुए सबसे पहले हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण पहलू समझा दीजिए, आखिर है क्या? देखिए, झारखंड की स्थिति बाकी राज्यों से थोड़ी अलग है। पिछली बार और उसके पहले 5 फेज में इलेक्शन इसलिए होते रहे हैं कि नक्सल प्रभावित इलाके बहुत हैं,
पिछले इलेक्शन में भी आप देखें तो पलामू के आसपास विस्फोट हुआ था जिसमें कई सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। लेकिन इन 5 सालों में 2019 और 2024 के बीच स्थितियां बहुत बदल गई हैं। नक्सली घटनाओं पर काबू पाया गया है, कोई बड़ी नक्सली घटना नहीं हुई है, वारदात ऐसी नहीं हुई है। इसके अलावा नक्सल फ्री जो एरियाज हैं उनकी संख्या बढ़ी है। कई ऐसी पहाड़ियां, कई ऐसे जंगल हैं जो पहले नक्सलियों के कब्जे में थे, वहां पर अब स्कूल खुले हैं, वहां तक सड़क गई है, वहां पर सुरक्षा बलों का पहरा है, वहां पर थाने खुल गए हैं। इसलिए जो पहले स्थिति थी 5 साल पहले, अब वो स्थिति नहीं है। लिहाजा झारखंड को ये लग रहा है कि अब 5 चरण में नहीं, 2 या 3 चरण में चुनाव झारखंड में भी कराए जा सकते हैं और ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद मुफीद है क्योंकि स्थितियां बदली हैं। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो अगर एनडीए को आप देखें तो लगातार बैठकें हो रही हैं। कल भी बैठक हुई। कल हेमंत बिस्वा शर्मा जो सह प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग किस फॉर्मूले के आधार पर करनी है, ये फॉर्मूला तय हो गया है। जेडीयू को 2 सीटें देनी है, 9 से 11 सीटें आजसू को देनी है, एक चिराग पासवान की पार्टी को देनी है। इसके अलावा आज जो संसदीय बोर्ड की बैठक है वो दिल्ली में होनी है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो शामिल होंगे। और इसके अलावा जो शिवराज सिंह चौहान है, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, जो वाजपेयी जो कि प्रभारी हैं झारखंड के, वो सभी शामिल होंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हेमंत कैबिनेट की आखिरी बैठक कल हो चुकी है, उनके केंद्रीय समिति की बैठक भी कल हो चुकी है, उसमें भी सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो चुकी है लगभग कि हेमंत सोरेन और जेएमएम से लेकर के और जो बाकी इंडिया ब्लॉक है उसके साथ गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, सीट शेयरिंग कैसी होगी। जिन योजनाओं की बात महुआ माझी जी कर रही थी वो योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैया योजना अगर उसकी चर्चा आप करें तो मैया योजना के तहत हर महिला को 1000 रुपये हर महीने दी जा रही थी, लेकिन आखिरी कैबिनेट की बैठक में उसे 2500 रुपये कर दिए गए। आखिरी कैबिनेट में हेमंत सरकार की जो आखिरी कैबिनेट की बैठक हुई उसमें कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्हें चुनावी फैसला कहा जा रहा है। तो अपने तरीके से सरकारी स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, हेमंत सोरेन को ये बखूबी पता है कि सरकार की जो कई योजनाएं हैं जैसे अबुआ आवास योजना है, अबुआ स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत 15 लाख लोगों को लुभाने की बहुत कोशिश हो रही है और ये जो फैसले लिए जा रहे हैं वो चुनावी फैसले कहे जा रहे हैं। रुपेश, आऊंगे आपके पास। राजीव भी हमारे साथ बने हुए। राजीव, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नतीजे बहुत ज्यादा चौंकाने वाले थे, पार्टियां भी ज्यादा हैं, अब विधानसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में क्या लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक मुद्दा है इस पूरे मसले पर, लोगों से जब आपने बातचीत की हो? देखिए, महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी जैसा विषय इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कम है, बल्कि धोखे और विश्वास की राजनीति जो है माफ कीजिए, धोखे और विश्वास की राजनीति इस वक्त महाराष्ट्र में ज्यादा दिखाई देगी। क्योंकि पिछले 2.5 साल में अगर हमने देखे तो किस तरह से शिवसेना टूटी, उसके 2 फाड़ हुए, उसके बाद में एनसीपी टूटी, उसके 2 फाड़ हुए, लगातार जो विपक्ष है यानी कि टूटी हुई शिवसेना में उद्धव ठाकरे जिस शिवसेना की अगुवाई कर रहे हैं वो लगातार एकनाथ शिंदे पर धोखा देने का आरोप लगाते रहे हैं, खोखे सरकार कहते रहे। ठीक उसी तरह अजित पवार ने जब एनसीपी तोड़ी तो अजित पवार पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए। यहाँ पर धोखा और विश्वास वाली राजनीति जो है ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि शरद पवार को भी हमने देखा किस तरह से उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। ये उद्धव ठाकरे को लेकर भी कह सकते हैं, भले उन्होंने 23 सीटें लड़ी और जीती महज 9 सीटें, लेकिन कहीं ना कहीं अब एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, ये कितना डैमेज करेंगे ये एक बड़ी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एमबीए को कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि एमबीए के लिए गेन है, लेकिन हाल के महीनों में जिस तरह से 150 से ज्यादा कैबिनेट ने ऐसे फैसले लिए हैं जो सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो आम लोगों के हित के हैं, लेकिन इसे एक चुनावी रेवड़ी के तौर पर भी कहा जा रहा है। ऐसे में जैसे कल कैबिनेट की बैठक में टोल फ्री करने का ऐलान किया गया। टोल फ्री करने का मतलब अगर मुंबई में ही हम बात करें तो मुंबई में 5 एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं और लगभग आप समझ लीजिए मुंबई में 36 विधानसभा सीटें हैं। दूसरी तरफ थाने हैं, पालघर है, नई मुंबई है। तो जाहिर बात है लोगों के लिए काफी इफेक्टिव होगा। लाडली बहन योजना है, साथ साथ में ब्राह्मण राजपूत संगठन बनाए गए हैं, 15 छोटी जातियों को ओबीसी में शामिल करने की बात है। ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो सरकार के पक्ष में है कहीं ना कहीं। हालांकि जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद इंतजार होगा कि तारीखों का ऐलान दोपहर 3:30 बजे होना है। कितने चरण में चुनाव होगा इस पर हमारी नजर है और लगातार हमारे सहयोगी इस बारे में हमें करते रहेंगे अपडेट। फिलहाल आप तीनों का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबकी नजरें अब 3:30 बजे दोपहर को लगी हुई है जब इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान करेगा। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज भी हो गई है। आज शाम 7 बजे दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी और इस पर मुहर लगाने की संभावनाएं हैं।
अब जिस तरीके से झारखंड चुनाव को देखते हुए बीजेपी के मंथन को लेकर खबर सामने आ रही है, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर खबर है। साथ ही पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर जिस तरीके से चर्चा होगी इस पर भी नजर रहेगी। आपको बता दें, उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही आपको बता दें झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में मौजूद रहेंगे और झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य हैं उनकी मौजूदगी भी बैठक में रहेगी और साथ ही झारखंड कोर ग्रुप के नेता की मौजूदगी इसमें रहेगी। इसी बात को लेकर अपने सहयोगियों से हम सवाल कर रहे थे कि आखिर झारखंड चुनाव को देखते हुए किस तरीके की पार्टियों की अपने स्तर पर तैयारी और दावे हैं। ऐसे में इंपॉर्टेंट यह है कि पिछले कुछ घंटों में यह देखा गया कि आखिर दिल्ली में भी बड़ी बैठकों का दौर चला। हालांकि वो महाराष्ट्र की चुनाव को देखते हुए बैठक हुई है, लेकिन आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जब शाम 7 बजे दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जेपी नड्डा और अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, फिलहाल आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और झारखंड चुनाव को देखते हुए लिए जाने वाले फैसलों के बारे में बड़ी खबर क्या है? देखिए, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें ये माना जा रहा है कि झारखंड के नामों को आज अंतिम रूप से मुहर लगा दिया जाएगा। झारखंड में बीजेपी तकरीबन 68 से 69 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी जो है उसके सहयोगी दल उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। सहयोगी दलों की अगर बात करें तो उसमें आजसू सबसे बड़ा सहयोगी दल है। उसके लिए तकरीबन 9 सीट बीजेपी देने को लगभग तैयार हो चुकी है और उसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 2 सीट दिया जा सकता है। संभव है कि 1 सीट चिराग पासवान को भी दिया जाए, लेकिन इसके अलावा जो 68 सीटें बचती हैं वो बीजेपी लड़ेगी और बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर आज अंतिम मुहर लगेगा। तकरीबन 7 बजे ये बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री के अलावा तमाम सीसी के सदस्य उसमें होंगे। इसके अलावा झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा भी इस बैठक में होंगे। झारखंड के कोर ग्रुप के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात या कल तक झारखंड के उम्मीदवारों की सूची भी जारी की जा सकती है बीजेपी की तरफ से और इसके बाद महाराष्ट्र की बैठक कल शाम में हो सकती है। बीजेपी की जो सीसी की बैठक है। बिल्कुल आमोद, मैं आपके पास महाराष्ट्र की बैठक को लेकर सवाल करूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर यही है कि कल यानी 16 अक्टूबर को 7 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी, अंतिम मुहर लगेगी। सोमवार को हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ये बैठक हुई, लेकिन अब नजरें दोनों राज्यों पर हैं, एक महाराष्ट्र और दूसरा झारखंड। तो झारखंड को लेकर आज शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और दूसरी तरफ कल बताया जा रहा है 16 अक्टूबर को बीजेपी चुनाव समिति की महाराष्ट्र को लेकर बैठक है जिसमें उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। तो कल होने वाली सीईसी बैठक के बारे में आपने खबर जानी, लेकिन जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें क्या हुआ ये जान लीजिए, क्योंकि इसी के लिहाज से मैं हमारे सहयोगी आमोद जी से बात कर रही थी। जहां आपको बता दूं कि महाराष्ट्र चुनाव पर जिस तरीके से मंथन हो रहा है, 4 घंटे तक बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक चली है और इसी बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर जिस तरीके से चर्चा हुई है, करीब 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों की बात इसमें की गई है और ज्यादातर सीटों पर सिंगल नाम तय हुए हैं। हालांकि घटक दलों के संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा को लेकर भी खबर आई है और कई सीटों पर मौजूदा विधायकों की अदला बदली भी संभव है। हालांकि क्षेत्रवार उम्मीदवार और जातिगत समीकरण को लेकर भी इसमें चर्चा की गई है। आखिरी फैसला 16 अक्टूबर यानी कल होने वाली सीईसी की बैठक पर रहेगी नजर। महाराष्ट्र का कोर समिति का बैठक अभी हुआ। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीटिंग सीट्स है उस सीटों पे चर्चा हुई। एकनाथ जी की चर्चा एकनाथ जी करेंगे, अजीत दादा के पास जो सीटिंग है उनकी चर्चा करेंगे, उनका अधिकार है उनके पार्टियों का। लेकिन हमारे अधिकार में जो सीट है उसकी चर्चा हमने की और मुझे लगता है परसों जो सीईसी हो रही है उसमें अंतिम उम्मीदवारों का निर्णय होगा और बाद में जब भी केंद्रीय चुनाव समिति डिक्लेयर करेगी वो समय उम्मीदवार की लिस्ट आएगी। और आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, आज चुनावी तारीखों का ऐलान भी होने जा रहा है, तो ऐसे में रणनीति क्या बनाई जाएगी बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र चुनावों को लेकर?
देखिए, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कल तकरीबन 4 घंटे की जो बैठक हुई थी, उसमें महाराष्ट्र के 5 जोन के बारे में डिटेल चर्चा हुई बीजेपी की इस बैठक में। और सभी क्षेत्रों से, 5 क्षेत्रों से नेताओं को बुलाया गया था। तकरीबन 14-15 नेता महाराष्ट्र से बीजेपी की स्कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कितनी तैयारी कर रही है। वहां पर जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, वो पिछले 1 महीने से लगातार वहीं बैठे हुए हैं और छोटी छोटी जो सोशल इंजीनियरिंग है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और बीजेपी पूरी कॉन्फिडेंट है कि वो चुनाव इस बार महाराष्ट्र में निकाल सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जो चर्चा हुई है उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई है। सूत्र बताते हैं कि 112-13 सीटों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा जो सहयोगी दल हैं, जो चाहे वो शिंदे का ग्रुप हो, शिंदे शिवसेना हो या अजीत पवार की एनसीपी हो, इन दोनों के उम्मीदवारों के बारे में भी चर्चा हुई है। क्योंकि बीजेपी इस बार चुनाव एकीकृत होकर लड़ना चाहती है, इसलिए उनके उम्मीदवारों के बारे में, खास करके जो उनके सीटिंग एमएलए हैं, उनके विषय में चर्चा हुआ। उनके बारे में क्या फीडबैक है ग्राउंड से, उस पर भी चर्चा हुआ है। और ये माना जा रहा है कि कल जो सीसी की बैठक महाराष्ट्र की होगी तो उसमें तकरीबन बीजेपी 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा देगी और उसको जल्द से जल्द जारी भी किया जाएगा। क्योंकि आज चुनाव आयोग घोषणा भी करने जा रहा है, तारीखों का ऐलान भी करने जा रहा है। तो बीजेपी की कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दिया जाए ताकि उनके पास मुकम्मल समय मिले और वो तैयारी बेहतर कर पाए और चुनाव ठीक से लड़ पाए। जी, बहुत बड़ी बात आमोद आपने बताई कि वो मुकम्मल समय तारीखों के ऐलान के बाद वो शुरू हो जाएगा और प्रचार के लिए वक्त मिल पाए, इसलिए जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग पाए, इसलिए बैठकें बुलाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों के बारे में, दोनों राज्यों के बारे में जानकारी देने के लिए। और अब बहराइच में हिंसा के बाद उपद्रवियों की तलाश तेज। इस वक्त की एक और बड़ी खबर और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि 12 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी सीआरपीएफ के साथ साथ 1 कंपनी आरएएफ की तैनात की गई है। 4 आईपीएस और 2 एसपी और 4 सीओ की तैनाती को लेकर भी खबर है। अब गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स ने भी जिस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, आपको बता दें पुलिस की हिरासत में अब तक 30 से ज्यादा उपद्रवियों को लिया जा चुका है। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि 4 नामजद। तो लगातार इस हालात पर हमारे सहयोगी हम तक एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। इस हिंसा के बाद जिस तरीके से एक्शन हो रहा है उसके बारे में एक एक जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां बहराइच में भारी हिंसा के बाद की स्थिति की ये तस्वीर देखने को मिली कि किस तरीके से जगह जगह आगजनी और काले धुएं का ये गुबार नजर आया। जबकि हिंसा के बाद आज फिलहाल शांति जरूर नजर आ रही है। पुलिस के एक्शन को लेकर भी खबरें मिल रही हैं। और बहराइच पूरी तरह से छावनी में इस वक्त तब्दील हो चुका है। बहराइच में जो बवाल मचा, कैसे ये इलाका अब पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर काबू कर चुकी है हालात को। पीएसी की 12 कंपनियां तैनात हैं, सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात हैं, आरएएफ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो तैनात हैं, 1 कंपनी आरएएफ की तैनात है। जो आईपीएस है वहाँ पर वो 4 आईपीएस हैं, एसीपी जो अफसर हैं वो 2 अफसर वहाँ पे मौजूद हैं, सीओ 4 हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हिरासत में जो अब तक उपद्रवी लिए गए हैं, 30 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। कितनों पर एफआईआर हुई आपको बता दें, 10 लोगों पर एफआईआर हुई है, 10 नामजद, और जिसमें आरोपी बताए जा रहे हैं 4 नामजद आरोपी हैं, वो 4 हैं, बाकियों का नाम नहीं है। अब बड़ी बात इसमें क्या है, सीएम योगी की हालात पर लगातार नजर है, पैनी निगाह है और एक एक एक्शन लिया जा रहा है। अफवाहों से बचने के लिए पुलिस अपील भी कर रही है, इंटरनेट सेवा बंद की गई है, उपद्रवी अराजक तत्वों की तलाश तेज कर दी गई है। जो गिरफ्तार हुए हैं उपद्रवी उनसे पूछताछ की जा रही है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा बल की नजर है ताकि हालात खराब ना हो, माहौल एक बार फिर से खराब ना हो। कल पूरे दिन विपिन चौबे ने कई रिपोर्ट्स दिखाई और बताया कि हालात कैसे थे, कैसे एक शोरूम तक को फूंक दिया गया। विपिन इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहराइच से, उनके पास चलते हैं। विपिन, आज के हालात क्या है मंगलवार के, क्योंकि बहुत ज्यादा पुलिस बल वहां पर तैनात है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए निधि, 13 तारीख को जो हिंसा शुरू हुई थी, 14 तारीख को वो अपने एक्सट्रीम पर गई, लेकिन आज 15 तारीख को हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो इंतजामात परसों और कल करने चाहिए थे वो कल देर शाम से हुए हैं और जब लखनऊ ने मोर्चा संभाला है उसके बाद हालात सामान्य हुए हैं। अभी की अगर बात करें तो आज सुबह से पूरा इलाका छावनी में तब्दील है, इंटरनेट को बंद किया गया है और अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल इस वक्त बहराइच के महाराजगंज के उस इलाके में है जहां पर परसों और कल हिंसा हुई थी।
फिलहाल कई कंपनियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें PACs हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, CRPF है। इन तमाम कंपनियों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे जिसके बेटे की मौत 13 तारीख को हिंसा में हुई थी। यानी रामगोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास यहाँ के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ वो परिवार लखनऊ के लिए भारी सुरक्षा में लखनऊ के लिए रवाना हो गया। मुख्यमंत्री आवास में तकरीबन 11 बजे के आसपास उस परिवार की मुलाकात होगी और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब बहराइच में पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए और कुछ हुआ तो हम कड़ा एक्शन लेंगे। यानी अधिकारियों को भी चेतावनी दी है और इसीलिए न सिर्फ देवी पाटन मंडल बल्कि बहराइच की पुलिस बल्कि गोरखपुर जोन से भी कई अधिकारियों को तैनात किया गया, जिसमें कई IPS ऑफिसर, एडिशनल SPs और COs भी हैं। फिलहाल हालात सामान्य हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रख रही है। बिल्कुल, जो बात आपने कही है उसी का अपडेट भी दे देती हूं, क्योंकि यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हिंसाग्रस्त इलाके में एक्शन में नजर आए हैं और उनके हाथ में सर्विस पिस्तौल थी। हालांकि इसी के साथ वो सड़क पर आक्रोशित भीड़ को कंट्रोल करने जब उतरे उस वक्त की तस्वीर देखिए। और इस मुद्दे को लेकर सरकार में लगातार हलचल है। आज राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में सीएम आवास पर परिजनों से मुलाकात होगी, परिवार वालों से मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान महसी से बीजेपी विधायक भी साथ मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के सीएम से मिलकर परिवार सख्त कार्रवाई की मांग जरूर रखेगा। बहराइच से लखनऊ रवाना हुआ पीड़ित परिवार। तो बहराइच में बवाल की तस्वीर आप देख चुके हैं, लेकिन किसकी तरफ से क्या कहा गया है फिलहाल ये जान लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है। हालांकि इसी मामले पर प्रियंका गांधी की तरफ से, कांग्रेस नेता की तरफ से कहा गया कि बहराइच में प्रशासन की निष्क्रियता बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, यूपी की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले फिर सक्रिय हो रहे हैं, हमें सतर्क और सजग रहना होगा। और अब आपको उनकी माताजी से मिलवाते हैं, जिन्होंने इस धार्मिक कलेश में अपने बेटे को खो दिया। 3 महीने पहले ही रामगोपाल मिश्रा की शादी हुई थी। रामगोपाल मिश्रा की मां की मांग है कि दोषियों के खिलाफ एनकाउंटर और बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए। आप सुनिए वो क्या कह रही हैं। भागवत चल रही थी, भंडारा, वो खाना बना रहा था। इसके बाद बोला मैं मूर्ति विसर्जन में जा रहा हूँ। मैंने मेरे फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा हमारे यहाँ आ जाओ, यहाँ भी विसर्जन होता है। फिर सारे साथियों के साथ वो यहाँ से चला, गांव में मूर्ति भी रखी गई थी। वहाँ से आया, उन लोगों ने पथराव किया मूर्ति पर उसमें लाठी डंडा चलने लगे। इसके बाद उसको घर में अपने घसीट करके ले गए और सर कम से कम 24 गोलियां मारी है। उन न्यायाधीश क्यों बने बैठे हैं? वो मुख्यमंत्री क्यों हमारे भाई है, वो हमारे बाप है। जैसा चाहे वो नहीं चलेगा, बुलडोजर चलवाए, खून चाहिए, अमरी लग जाए। विपिन हमारे सहयोगी हमारे साथ है। विपिन, परिवार वालों की एक ही मांग, अब सीएम के साथ होने वाली मुलाकात के दौरान भी जाहिर सी बात है ये मांग रखी जाएगी। बिल्कुल सुरभि, क्योंकि आप जानते हैं कल जो परसों हिंसा हुई उसके बाद आक्रोश लोगों को यही था कि कैसे कोई इसके इतने विभत्स तरीके से किसी की हत्या कर सकती है। क्या डीजे के गाने को लेकर इतना बड़ा विवाद हो सकता है? क्या झंडा हटाने को लेकर इतना विवाद हो सकता है? ये सब कुछ हुआ भी तो उसका कानूनी रूप अख्तियार करना चाहिए था और कानून का सहारा लेते उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ये किसने आपको अधिकार दिया कि आप उसके पैर के नाखून खींच लें, आप चाकुओं से गोद डालें, गोली मारकर उसको मार डालें? और इसी बात को लेकर न सिर्फ परिवार बल्कि इस पूरे इलाके में आक्रोश बहुत ज्यादा था और वही आक्रोश कल सड़कों पर दिखा। पुलिस उस आक्रोश को कंट्रोल नहीं कर पाई, पुलिस उस आक्रोश को एक्सेस नहीं कर पाई। और आज जब उस पीड़ित परिवार में, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की पत्नी, उनकी माताजी, उनकी बहन और उनके पिता फिलहाल बहराइच से रवाना हो चुके हैं लखनऊ, और आज जब मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो यही वेदना वो करेंगे कि कहां है वो एनकाउंटर वाली कार्रवाई, कहां है वो बुलडोजर। और जब ऐसे लोग इस तरह से करेंगे तो कानून कहां था? तो तमाम अधिकारियों की शिकायत भी होगी और ये मांग की जाएगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटना की
पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके, क्योंकि इस इलाके में ऐसी पहली बार घटना हुई है। और हर साल दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन का जो जुलूस है वो निकलता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इस बार अधिकारियों की हिला हवाली से हुआ है और अधिकारियों पर भी कड़ा एक्शन लेने की मांग कर सकता है ये परिवार। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। विपिन, नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और लखीमपुर थप्पड़ कांड में बीजेपी के बड़ा एक्शन, बार अध्यक्ष समेत कई बड़े नेताओं को निष्कासित करने का फैसला हुआ है। अवधेश सिंह समेत 4 लोगों को पार्टी से निकाला गया है। सभी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। तो लखीमपुर खीरी में विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले में बीजेपी ने जो एक्शन लिया है, इन्फॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि बीजेपी विधायक से मारपीट करने वाले अवधेश सिंह समेत 4 लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया है। हालांकि निकाले गए लोगों में अवधेश सिंह की पत्नी पुष्पा सिंह, अनिल यादव और ज्योति शुक्ला शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि थप्पड़ कांड पर बीजेपी के एक्शन को लेकर यह इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये एक्शन विधायक की सीएम योगी से मुलाकात के बाद लिया गया है। तो ये देखिए पार्टी से किस किस को निष्कासित किया गया। जिला उपाध्यक्ष बीजेपी अनिल यादव को निष्कासित करने को लेकर खबर आई है। ज्योति शुक्ला पूर्व जिला संयोजक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ये महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। हालांकि आपको बता दें पार्टी से निष्कासित करने का ये फैसला लिया गया है। और इसी थप्पड़ कांड पर जिस तरीके से बीजेपी के एक्शन को लेकर खबर सामने आ रही है, पार्टी से किस किस को निष्कासित कर दिया गया है, इस बारे में तो लगातार जानकारी हमने आपके सामने रखी, लेकिन हमारे सहयोगी वहां के हालात को लेकर भी नजर बनाए हुए हैं और एक एक जानकारी दे रहे हैं कि स्थिति पर किस तरीके से काबू पाया गया। और इस मामले में पार्टी ने एक्शन लिया है। विधायक योगेश वर्मा ने फिर शुक्रिया कहा है। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के इस न्यायोचित फैसले को लेकर मैं शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार और सम्मान प्रकट करता हूं। जो कहा गया विधायक जी की तरफ से वो हम आपको दिखा रहे हैं। मैं लखीमपुर खीरी की जनता को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, जो इन विषम परिस्थितियों में भी मेरे साथ खड़ी रही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप सभी के सम्मान की रक्षा के लिए लगातार संघर्षशील रहूंगा। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बड़ा अपडेट। पुणे में हत्या की साजिश रची गई थी। शूटर्स को बाबा सिद्दीकी की फोटो दी गई। पुणे के प्रवीण लोडकर और शुभम लोडकर की इसमें भूमिका बताई जा रही है। दोनों ने शूटर्स को पैसा और साजो सामान मुहैया कराया, साथ ही मीटिंग के लिए जगह का भी इंतजाम किया गया। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से पूरी साजिश पुणे में रची गई है। और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इसी से जुड़े हमारे संवाददाता राजीव सिंह की एक और खास रिपोर्ट दिखाते हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के शूटआउट कांड के जो आरोपी शूटर थे वो मुंबई के कुर्ला वेस्ट इलाके में एक किराए के मकान में रहते थे। आपको सबसे पहले मकान के बाहर की तस्वीर दिखा देते हैं। आप देखिए एक संकरी सी गली है मुंबई के कुर्ला वेस्ट इलाके में, जो कि मुंबई के कुर्ला एलबीएस रोड से जुड़ी हुई एक रिहायशी और बेहद घनी बस्ती है। इसी घनी बस्ती में सकरी सी गली आती है, जिसमें आप देखिए एक छोटा सा मकान है। इसी मकान का बताया जा रहा है कि लगभग 14,000 रुपए किराया जो है वो शूटर देते थे। आप देखिए फिलहाल दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और दरवाजा बंद है यहाँ पर, लेकिन मकान के अंदर की तस्वीर जो है आपको खिड़की के जरिए दिखाते कि आखिर इस मकान में क्या कुछ है, कैसे रहते थे तमाम शूटर। आप अंदर की तस्वीर देखिए। अंदर आपको सबसे पहले एक यहाँ पर गद्दा दिखाई देगा, साथ साथ में 3 से 4 जोड़ियां जो है चप्पल और जूते दिखाई देंगे, कुछ कपड़े आपको दिखाई देंगे। अंदर की तस्वीर देखिए, इससे साफ है कि अंदर जो है जो चीजें रखी गई हैं, जो सामान है, जो जूते चप्पल पड़े हैं, उससे जाहिर है कि यहाँ पर 2 से 3 लोग लगातार यहाँ पर रह रहे थे। आपको बहुत सारी ऐसी सामग्री जो है अंदर दिखाई देगी। अंदर आप देखिए आपको एक हेलमेट दिखाई देगा, साथ साथ में बहुत सारी पानी की बोतलें दिखाई देगी। यानी कि जो लोग यहाँ पर रहते थे वो सिर्फ टेम्पररी स्तर पर रहते थे, उन्हें पता था कि यहाँ पर पानी जैसी सुविधा नहीं है। अंदर जो हेलमेट दिखाई दे रहा है, दरअसल क्राइम ब्रांच की माने तो जो आरोपी हैं वो बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी करने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे, और उस दरमियान जाहिर बात है कि जो हेलमेट लगाते थे वो अभी भी अंदर पड़ा हुआ है। बहरहाल मोटरसाइकिल किसकी थी और साथ साथ में कितने लोग आते जाते थे उसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। और हिंसाग्रस्त मणिपुर के लिए आज अच्छी खबर। आपको बता दें हिंसा के बाद कि मेतई की पहली बार बैठक हो रही है और दोनों समुदाय के नेता और विधायक आज दिल्ली में मिलेंगे। गृह मंत्रालय की निगरानी में संयुक्त बैठक होगी और साथ ही मणिपुर में शांति का समाधान निकालेंगे।
तो मणिपुर के लिए हो रही इस पहल को देखते हुए बैठक में समाधान को लेकर जो खबर आ रही है, खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि यहां पर कुकी और मैतेई बैठक में समाधान को लेकर जो खबर है, आपको बता दें मणिपुर हिंसा पर आज ये दोनों समुदाय के बीच बैठक को लेकर खबर सामने आ रही है और दोनों समुदाय के नेता और विधायक दिल्ली में ये मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि मणिपुर हिंसा के बाद पहली बार विवाद पर बात होने वाली है और बैठक में शांति में हिंसा के समाधान निकालने को लेकर भी चर्चा होगी। आपको बता दें 3 नगा विधायक समेत कुकी मैतेई विधायक बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस बारे में भी जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अभी आपको बता दें कि मणिपुर में सुरक्षा बलों को जिस तरीके से कामयाबी मिल रही है, भारी संख्या में हथियार यहां से बरामद किए गए हैं और यही वजह है कि हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक पर भी रहेगी नजर,